नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 11,000 जीके जीएस की जो मैंने आप सभी के लिए बेस्ट क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट करी हुई थी उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गया हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि हर एक वीडियो में आपको मैं 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा रहा हूं और एक हर एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वीडियो में आपको कम टाइम में लगभग 400 से 500 क्वेश्चन पढ़ने को मिलने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर के होंगे। पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हो और ये सीरीज़ आप कंप्लीट कर लेते हो, एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका जीके का गलत नहीं होने वाला। जैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो से आ रहे हैं, वैसे ही अब आपके साथ जीके में भी यही होने वाला है। देखिए, आपको एक बार खासियत बता देता हूँ, ये जो 11,000 जीके जीएस की जो हमारी सीरीज़ है, इसे मेरे आप एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे भी देख सकते हो। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर क्या मिल जाएगा, वीडियो तो यूट्यूब पे फ्री मिल ही रहा है आपको, वहाँ पे आपको वीडियो भी मिलेगा, इसका डिजिटल नोट्स भी मिल जाएगा, साथ में अनलिमिटेड टेस्ट भी मिल जाएगा रवि स्टडी ऐप पे। तो आप वहाँ पे जाके मिनिमम सा सर्वर कॉस्ट पे करके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी जो है फ्रेंड्स, ये विश्व की सबसे अधिक आबादी वाली नदी है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें गंगा नदी की, गंगा की जो मुख्य धारा है गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है, ये आपने ध्यान रखना है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर, जिसे कि गोमुख भी कहा जाता है, भागीरथी के रूप में निकलती है। लेकिन जब वो देवप्रयाग में पहुंचती है ना, तो ये जो भागीरथी नदी है अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है और इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी पड़ जाता है। कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो कि गंगा नदी से जुड़े हुए, जो एग्जाम में पूछे गए हैं पीछे। तो देखिए, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं अलकनंदा। ये आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो देखिए, गंगा नदी की जो अनुमानित लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? तो देखिए, गंगा नदी जो है भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन जो था नंबर 1 वाला एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। दूसरा वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था अनुमानित लंबाई वाला, एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम में पूछा गया था। तीसरा वाला पूछा गया था आरआरबी जेई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में पहली बार काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो देखिए, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है इंडिया में पहली बार कब शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977 में। ये आपने ध्यान रखना है। 1977 में भारत में पहली बार काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब देखिए, काम के बदले भोजन कार्यक्रम, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा भारत के कितने सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था? तो ये 150 पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम। ठीक है। दूसरा देखेंगे, काम के बदले भोजन कार्यक्रम का अक्टूबर 1980 में पुनर्गठन करके इसका नाम क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम कर दिया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ये शुरुआत की गई थी 14 नवंबर 2004 को। ये आपने ध्यान रखना है। और जब इसको शुरू किया गया था तब था इसका नाम काम के बदले भोजन कार्यक्रम। 1977 में इसको शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता है कालीबंगा। पूछा जा रहा है कि किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज करी थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज करी थी। अब मैं आपको कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो फटाफट से करवा देता हूँ। वह सभ्यता कौन सी थी जहाँ नालियाँ बनाने में पक्की ईंटों का काम लिया गया था? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो था कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? आंसर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगा और बालाथल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा और बालाथल, ये स्थित है राजस्थान में।
आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, मैंने खुद से फ्रेम करी हुई है, बिल्कुल सिंपल, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में याद हो जाए। देखिए जिस तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन कराने का मतलब सिर्फ यही है कि एग्ज़ाम में आपका एक भी जीके का क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए हर एक एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन वही आते हैं प्रीवियस ईयर के घूम फिर के, तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सब कुछ करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किमोनो किस देश की पारंपरिक पोशाक है? तो देखिए किमोनो जो है ये किस देश की पारंपरिक पोशाक है? ये है जापान देश की पारंपरिक पोशाक। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको ना प्रमुख देशों की पारंपरिक पोशाकें जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस करवा देता हूँ। चीन के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हानफू और चियोंगसाम, क्या बोल सकते हो, किपाओ कहा जाता है। ये चीन के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। वियतनाम के राष्ट्रीय और पारंपरिक पोशाक कौन सी है? प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुआ ये, तो ये है आओ दाई। नेक्स्ट है भूटान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? तो देखिए भूटान की जो राष्ट्रीय पोशाक है, घो है पुरुषों के लिए, कीरा है महिलाओं के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कैंसर शब्द ग्रीक भाषा के कार्सिनोस शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है केकड़ा यानी कि क्रैब। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको ना मानव रोग एवं विज्ञान से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करवा देता हूँ। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को। ट्यूमर की जांच के लिए की जाने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? बायोप्सी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ब्लड कैंसर को मुख्य रूप से चिकित्सा भाषा में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। आई होप आपको सारे फैक्ट जो मैं करवा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, वो भी आप देख लेना। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो देखिए मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 167 है इसमें मिलता है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख है। मुख्यमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद है वो मैं आपको करवा देता हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 164। ये आपने ध्यान रखना है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद का अधिकतम अनुमेय आकार क्या है? आंसर विधानसभा की कुल शक्ति का 15%। कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि मुख्यमंत्री परिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा? अनुच्छेद 167। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित मामलों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा के सदस्यों के अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। ये आपने ध्यान रखना है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित मामलों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब देखिए संविधान की जो 10वीं अनुसूची से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है आपके लिए। संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले में अंतिम निर्णय लेने वाली प्राधिकारी कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारत के संविधान में जो 10वीं अनुसूची है इसे जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985। यह आपने ध्यान रखना है। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में जो लोकायुक्त का कार्यालय है इसे स्थापित करने वाला जो पहला राज्य है ना, वो है महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं आपको लोकायुक्त से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करवा देता हूँ और लोकपाल से जुड़े हुए। देखिए भारतीय संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है? तो देखिए भारतीय संविधान में लोकायुक्त का अर्थ है भ्रष्टाचार के संबंध में लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की शिकायत की जाँच करने के लिए राज्य स्तर पर काम करने वाला एक निकाय है लोकायुक्त। नेक्स्ट देखेंगे भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यालय किस पर आधारित है? आंसर हो जाएगा स्कैंडिनेविया के लोकपाल। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? आंसर 8 सदस्य हो सकते हैं। एक अध्यक्ष होगा और 8 सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है, इसमें राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान दिया गया है। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जानेंगे। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ऊपर मैंने आपको करवा दिया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में बताया गया है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 165। ठीक है, और आपको मैंने यहाँ पे करवा दिया कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के राज्यपाल के पास होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 क्लॉज 1 के तहत कौन सा संवैधानिक निकाय राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा? आंसर राज्य के महाधिवक्ता। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फुमदी एक तैरता हुआ द्वीप निम्नलिखित में से किस झील की अनूठी विशेषता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकटक झील की। ये आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर है लोकटक झील? मणिपुर में है ये। फुमदी एक तैरता हुआ द्वीप, ये लोकटक झील की अनूठी विशेषता है। अगर हम बात करें लोकटक झील से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है। किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? लोकटक झील को तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। कौन सी झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? लोकटक झील। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित यंत्रों में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक यंत्र से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। द्रव का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर यानी कि दाब मापी का। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाहन की गति मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? स्पीडोमीटर है। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53। आर्टिकल 53 जो है भारतीय संविधान का, ये संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। केंद्रीय कार्यपालिका जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का कार्य क्या है? संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन है? आंसर विधायिका। भारत सरकार के केंद्रीय पालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और आप सभी अभी जाके ना वीडियो के कमेंट में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। आप सभी का नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ। आप सभी जाके पहले अटेंडेंस लगाइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी, इनका नाम पूछा जा रहा है सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1886 कलकत्ता सत्र, 1893 लाहौर सत्र और 1906 कलकत्ता सत्र में। यह आपने ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वो था 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूराल पर्वत।
यूराल पर्वत को एशिया और यूरोप के बीच सीमा माना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यूराल पर्वतमाला की बात हो रही है, कुछ क्वेश्चन जो यूराल पर्वतमाला से बार बार पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। यूराल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी यानी कि हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट नारोदनाया। क्या है? माउंट नारोदनाया यूराल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के परिणाम स्वरूप बनता है, जिससे पृथ्वी की पपड़ी पर बड़ी बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है? रूस में यूराल पर्वत। कौन सी पर्वत श्रृंखला हर्सिनियन काल में उत्पन्न हुई थी? तो देखिए हर्सिनियन काल में जो उत्पन्न हुई थी वो थी यूराल पर्वत, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए हीराकुड बांध जो है ये स्थित है महानदी पर। ऑप्शन डी सही हो जाता है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। हीराकुंड से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड जलाशय के पीछे बनी झील के पानी से कौन सा प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उपयोग से नियंत्रण और चरणबद्धता के मुद्दे से जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपने ध्यान रखना है। ओजोन क्षयकारी पदार्थ के उपयोग से नियंत्रण और चरणबद्धता के मुद्दे से जुड़ा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित है। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। और प्रभावी कब से हुआ था ये? 1989 से। ये आपने ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित ओजोन क्षयकारी पदार्थों का मुख्य उदाहरण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 201, यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 201 है इसके तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। भारत के राष्ट्रपति जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? अनुच्छेद 53, ये आपने ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित राज्य बिल तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति सहमति देते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 56 है ये राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में है, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक विकास दर थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों, उर्दू और कोंकणी, ये आपने ध्यान रखना है। कभी कभी उर्दू दे देते हैं ऑप्शन में, कभी कभी अकेला कोंकणी दे देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा में नकारात्मक दशक विकास दर थे, वो था उर्दू और कोंकणी। भारत की जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की? आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा धर्म देश में तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है जो कुल जनसंख्या का 2.30% है? ईसाई। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारा 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ आए थे? तो देखिए 1498 में जो वास्को डिगामा भारत आए थे वो आए थे भारत में कालीकट, यह आपने ध्यान रखना है। भारत में कालीकट आए थे वास्को डिगामा कब? 1498 में। वास्को डिगामा के बारे में जानेंगे। वास्को डिगामा किस वर्ष में दूसरी बार मालाबार तट पर कालीकट में उतरा था? 1502 में दूसरी बार। 1524 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा का कहाँ पर निधन हो गया था? कोच्चि में।
1498 में भारत की अपनी पहली सफल यात्रा के दौरान वास्को डिगामा के जहाज को कालीकट तक किसने पहुंचाया था? अब्दुल मजीद ने पहुंचाया था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मानव रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा कहा जाता है। देखिए ह्यूमन ब्लड जो होता है इसमें जो तरल भाग होता है जिसमें कि जल, लवण और प्रोटीन होता है इसे प्लाज्मा कहते हैं। मानव रक्त से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। मानव रक्त को कितने मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। और फ्रेंड्स ये जो 4 प्रकार होते हैं ना इनको ABO कहा जाता है, यानी कि एक होता है A, दूसरा होता है B, तीसरा होता है AB, चौथा होता है O। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव रक्त के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? आयरन, विटामिन और प्रोटीन। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने प्रीवियस ईयर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है MCQ फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999। ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com। ठीक है, यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है? तो देखिए उत्कृष्ट गैस का बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो है एक उत्कृष्ट गैस है, ये आपने ध्यान रखना है। आर्गन गैस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेंगे। आर्गन गैस किस समस्थानिक के क्षय के कारण उत्पन्न होती है? तो देखिए आर्गन गैस जो है ये K40 समस्थानिक के क्षय के कारण उत्पन्न होती है। बिजली के बल्ब में टंगस्टन तार के साथ आर्गन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए। वह गैस जिसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में सामान्यतः अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वह कौन सा गैस है? आर्गन गैस है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए जो मैंने करवाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में है? तो देखिए मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है गोल गुम्बज पूछा जा रहा है किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जिसे कि गोल गुम्बज कहा जाता है। अब मैं आपको गोल गुम्बज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करवा देता हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेमू मोहम्मद आदिल शाह का एक हिंदू सेनापति और बैरम खान के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1556 में। गोल गुम्बज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह डैश का एक हिस्सा है, बीजापुर का। ठीक, हम बोलते हैं ना बीजापुर का गोल गुम्बज है ना। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज अपने किस विशिष्ट वास्तुकला लक्षण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? विशाल गुम्बद और फुसफुसाने वाली गैलरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो देखिए कर्नाटक संगीत की जो त्रिमूर्ति है ये किसे कहा जाता है? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ये आपने ध्यान रखना है, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को। कर्नाटक संगीत से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो देखिए कर्नाटक संगीत की जो उत्पत्ति है ये विजयनगर राजवंश से संबंधित है। किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? तो देखिए पुरंदर दास जो है इन्हें भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है।
कर्नाटक संगीत मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो कर्नाटक संगीत जो है मुख्यतः भारत के दक्षिण भारत भाग में प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के प्रावधान को निम्नलिखित में से किस एक के रूप में सौंपा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की निधि निदेशक तत्व, डीपीएसपी। ये आपने ध्यान रखना है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने किसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक बहिष्कार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के रूप में माना? ग्रॉनविल ऑस्टिन। राज्य के नीति निदेशक तत्व के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोन्नति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है? अनुच्छेद 51 में। कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है, दोनों ही गैर न्याय संगत है? यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक को लिखा था। हर्षवर्धन जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, हर्षवर्धन ने किसकी अध्यक्षता में बौद्धों की एक सभा बुलाई थी? आंसर, हैन सांग। हर्षवर्धन ने कितने वर्ष शासन किया? 41 वर्ष। हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित था? थानेसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह था लखनऊ में, इसका नेतृत्व किया था किसने? बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किया था। 1857 के विद्रोह जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में एक नकारात्मक परिणाम उत्पन्न किए। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास विकसित हुआ। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जिसे कि अब प्रयागराज कहा जाता है, के एक नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद से एक नेता थे। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने किया था। बढ़ते हैं आगे हम। भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है, ये अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अल्पसंख्यकों के संरक्षण से जुड़े हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 29 क्लॉज 1। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 350 बी। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी के अनुच्छेद 51 जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में जानेंगे, डीपीएसपी के बारे में जानेंगे। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य राज्य के लिए किस प्रकार के दिशा निर्देश प्रदान करना है? सामाजिक और आर्थिक। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारत के संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किस भाग के आदर्शों को दर्शाते हैं? समाजवादी। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विंडोज 10 में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ट प्लस टैब। यह आपने ध्यान रखना है। कंप्यूटर शॉर्टकट जुड़े कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो कि एग्जामों में पूछे गए हैं। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू का प्रतिनिधित्व करता है? कंट्रोल प्लस एस्केप। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एक ही बार में कई विशिष्ट फाइलों या फोल्डरों का चयन करने की अनुमति देता है? कंट्रोल प्लस क्लिक। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट करंट सिलेक्शन के लिए लाइन स्पेसिंग को डबल करता है? कंट्रोल प्लस 2। यह आपने ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश है जो कि सारनाथ में दिया गया था अपने 5 शिष्यों को, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये आपने ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध जोड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः किन उपनामों से जाना जाता था? शाक्य मुनि और तथागत। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए, गुड़ी पड़वा त्यौहार मुख्यतः महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन पूछा जा रहा है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा उगादी के नाम से जाना जाता है। प्रमुख महोत्सव जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तटीय कर्नाटक में मनाया जाने वाला कंबाला त्यौहार मुख्य रूप से किस गतिविधि से जुड़ा है? तो देखिए, कर्नाटक में जो मनाया जाता है कंबाला त्यौहार, ये पारंपरिक भैंस दौड़ से संबंधित है। किस धार्मिक त्यौहार को तेलंगाना में पीरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पीरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है मुहर्रम को। आंध्र प्रदेश का कौन सा त्यौहार आशुविज़म के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा अतला टड्डे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से प्लेट विवर्तनिकी का जनक कौन है? प्लेट टेक्टोनिक्स का फादर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड वैगनर। प्लेट विवर्तनिकी का जनक है ये। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जनक या प्रतिपादक किसे माना जाता है? हैरी हैस और W.J. मॉर्गन। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल मुख्य रूप से कितनी बड़ी प्लेटों में विभाजित है? 7 प्रमुख बड़ी प्लेटों में। यह आपने ध्यान रखना है। 8 छोटी और 7 प्रमुख बड़ी प्लेटों में। वर्ष 1912 में प्रसिद्ध महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वैगनर ने किया था। नेक्स्ट है, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका किसके अंतर्गत आती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे। भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा संसद और विधानसभा चुनावों के लिए प्रतियोगी के लिए अनुमत व्यय की अधिकतम सीमा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 25 लाख और 10 लाख। भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए चुनाव कौन आयोजित करता है? निर्वाचन आयोग। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके समक्ष दायर की जा सकती है? उच्च न्यायालय। सभी फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? तो देखिए, इकोनॉमिक्स में जो बजट अधिशेष टर्म, इसका मतलब क्या होता है? जब एकत्र किया गया राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है। बजट अधिशेष के बारे में जानेंगे। जब सरकार का कुल व्यय यानी कि सरकार का जो कुल खर्च है उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बजट घाटा कहा जाता है, बजट डेफिसिट कहा जाता है। भारत के कुल राजस्व व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। वह स्थिति क्या कहलाती है जहां सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय दोनों पूरी तरह बराबर होते हैं? संतुलित बजट कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय संसद में कौन शामिल है? भारतीय संसद में कौन शामिल है पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये आपने ध्यान रखना है। भारतीय संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पूछा जाए भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा नीचे वाला और ऊपर वाला राज्यसभा। भारतीय संसद जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कुल 2 सदन होते हैं। मैंने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोअर होता है और राज्यसभा अपर होता है। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 के अंतर्गत। किस तरह से भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। ये आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर शब्द किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर। डिटेल में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक चली के कार्यान्वयन में किन दो प्रमुख घटनाओं ने बाधित किया? भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध। भारत की योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950 में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली ने किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी? कृषि। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारी बात हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की। इससे रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली? ये चली 2007 से 2012 तक। ये आपने ध्यान रखना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। इसे मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में तैयार किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसमें जो लक्ष्य और उपलब्धि रखी गई थी ना, इस योजना में जो जीडीपी की विकास दर का लक्ष्य 9% रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 8%। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जब एक पिंड को किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में यानी कि ऊपरी दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसकी पुष्टि किस नियम द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। तो ये कौन सा नियम है? ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसे कि हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अब मैं आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो करवा देता हूँ। देखिए, डेफिनेशन तो आपको पता लग गया ना। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस। दूध के नमूनों की शुद्धता मापने के वाला लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। पनडुब्बियों को पानी के भीतर गोता लगाने और सतह पर आने के लिए मुख्य रूप से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी में तैरते समय किसी वस्तु का स्पष्ट भार क्या होता है? वस्तु का वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल, यानी कि बेयोंस फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल को बेयोंस फोर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा प्राकृतिक स्थल नवपाषाण काल के दौरान गड्ढे वाले घरों और पालतू कुत्तों के प्रमाण दिखाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुर्ज होम। यह आपने ध्यान रखना है। बुर्ज होम जो प्राकृतिक स्थल है नवपाषाण काल का, इसके दौरान गड्ढे वाले घरों और पालतू कुत्तों के प्रमाण दिखते हैं। अब मैं आपको नवपाषाण काल जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखिए, नवपाषाण काल के किस प्राकृतिक स्थल से पशुशाला के प्रमाण मिले हैं? महागढ़। भारत के किस भाग में नवपाषाण और महापाषाण काल के बीच के अंतराल में सबसे पहले लोहे की वस्तुएं दिखाई दी? दक्षिण भारत। भारत में नवपाषाण युग के दौरान लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग किया जाता था? तांबा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। यह आपने ध्यान रखना है। झारखंड राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल त्यौहार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। झारखंड में जावा महोत्सव का मूल प्रतीकवाद क्या है? आंसर हो जाएगा प्रजनन क्षमता और संतान का प्रतीकवाद। झारखंड के जावा त्यौहार में हरी तरबूज अर्पित करने वाली लड़कियां किसका प्रतीक है? एक पुरुष बच्चे और उर्वरता के लिए आशीर्वाद। टूसू एक फसल उत्सव है जो झारखंड में सर्दियों के दौरान किस माह के आखिरी दिन मनाया जाता है? पौष माह के आखिरी दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान यानी कि कॉपर माइन का जो फेमस प्लेस है वो पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेतड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो तांबे की खान है खेतड़ी किस राज्य में है? ये है राजस्थान राज्य में। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत में एकमात्र सक्रिय हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का पन्ना है। भारत के किस राज्य में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार और उत्पादन है? ओडिशा राज्य में। कौन सा भारतीय राज्य जिला यूरेनियम खनन गतिविधि के लिए सही रूप से जाना जाता है? झारखंड का सिंह भूमि। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं की सुरक्षा की गारंटी देता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अनुच्छेद 49। आर्टिकल 49 जो है ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं की सुरक्षा की गारंटी देता है। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया कि जो अनुच्छेद 49 है, आर्टिकल 49 है, ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं की सुरक्षा की गारंटी देता है। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, मैं आपको ना प्रमुख स्मारक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहूँगा, है ना। स्मारक की बात हुई है ना, तो देखिए भारत में कौन सा स्मारक पेरिस में आर्क डी ट्राइम्फ से प्रेरित माना जाता है? इंडिया गेट। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ताजमहल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गलियारा चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया तक भारत की पहुंच को बढ़ाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। ये आपने ध्यान रखना है। उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया तक भारत की पहुंच को बढ़ाता है। चाबहार बंदरगाह की बात करेंगे। चाबहार बंदरगाह का उद्घाटन कब हुआ? 2017 में। रणनीतिक दृष्टिकोण से चाबहार बंदरगाह भारत की किस प्रकार सहायता करता है? यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए भारत को मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। भारत ने किस देश में चाबहार बंदरगाह विकसित किया है? ईरान। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1878 में। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बंगाल में। किसे ब्रह्म समाज के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है? आत्मीय सभा। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है, इसमें संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करेंगे, जो कि अनुच्छेद 112 में बताया गया है। भारत की संसद में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। संतुलित बजट की स्थिति को संदर्भित करता है? सरकारी राजस्व सरकारी व्यय के बराबर। कौन सा बजट सरकार की कराधान प्रणाली के तहत कानूनी रूप से करों से बचने के लिए अत्यधिक लाभदायक कंपनियों को सामने लाया? 1987 गांधी बजट। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा धंगदेव द्वारा 1999 ईस्वी में किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेल वंश। ये आपने ध्यान रखना है। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा 1999 ईस्वी में किया गया था। चंदेल शासक के बारे में बात करेंगे। चंदेल वंश का संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर नन्नूक। नन्नूक जो थे चंदेल वंश के संस्थापक थे। किस चंदेल शासक ने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी? विद्याधर। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 219 है, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है। पद की शपथ से जुड़े कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? अनुच्छेद 60। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 क्लॉज 3 के अंतर्गत राज्य के मंत्रियों की पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? अनुच्छेद आर्टिकल 69। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नागर। नागर शैली कहा जाता है।
उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला को, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा मंदिर वास्तुकला जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेंगे। भारत में किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ओडिशा राज्य में है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर शिखर को किस रूप में जाना जाता है? विमान। भारत में मंदिर वास्तुकला के विकास से कौन सी ऐतिहासिक प्रक्रिया सबसे अच्छी तरह से परिलक्षित होती है? धर्म और क्षेत्रीय शैलियों की निरंतर बातचीत, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की जनगणना 2011 ने राज्यों में लिंग अनुपात में महत्वपूर्ण भिन्नताओं पर प्रकाश डाला। किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितने प्रतिशत है? 17.64%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण शहरी लिंग अनुपात में सबसे अधिक अंतर था? हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रवासी माने जाने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? अर्थात जो अब अपने पिछले निवास से अलग एक अन्य स्थान पर बस गए हैं, 37%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निब्बल में IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए निब्बल में जो IPv4 एड्रेस होता है, इसकी लंबाई पूछा जा रहा है, वो होता है 8 निब्बल्स। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। कंप्यूटर शब्दावली जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। कंप्यूटर शब्दावली में एक निब्बल कितनी बिट्स के बराबर मेमोरी की एक इकाई है? तो देखिए कंप्यूटर शब्दावली में जो एक निब्बल होता है ना, ये 4 बिट्स के बराबर होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को डैश भी कहा जाता है, हाफ बाइट भी कहा जाता है। ठीक है, एक बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 8 बिट्स के बराबर। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको कि एक बाइट जो होता है ये 8 बिट्स के बराबर होता है। अगर हम हाफ बाइट कर देंगे तो वो हो जाएगा 4 बिट्स। ठीक है, और मैंने आपको ऊपरी बताया था 4 बिट्स क्या होता है? एक निब्बल के बराबर। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में अलग लैंग्वेज में पूछा गया था, ये वाला। 100 निब्बल यानी कि 100 निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? 400। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 2009 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे। इनका संबंध किस घराने से था? राइट आंसर ऑप्शन बी, किराना घराने से था। 2009 में भारत रत्न जिनको मिला था पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे। इनका संबंध था किराना घराने से। प्रमुख घराने से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। लक्ष्मी शंकर किस घराने की एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी? पटियाला। राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय डैश वादक हैं, सितार वादक हैं ये राजीव जनार्दन। कौशिकी चक्रवर्ती किस घराने के प्रतिपादक हैं? पटियाला घराना। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि को सुनिश्चित करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। आर्टिकल 43 जो है ये श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि को सुनिश्चित करता है। श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करेंगे। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 43A। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान के 61वें संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह संविधान संशोधन किस वर्ष संसद में पारित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1988 में पारित हुआ था 61वां संविधान संशोधन, जिसमें कि मतदान की जो आयु थी भारत में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मतदान की आयु से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। देखिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का कानून देश में किस वर्ष लागू हुआ? 1989 में लागू हुआ था। यह आपने ध्यान रखना है, 28 मार्च 1989 को लागू हुआ।
भारत में मतदान की आयु घटाने का ऐतिहासिक निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लिया गया था? राजीव गांधी। मतदान की आयु घटाने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? अनुच्छेद 326, जो कि वयस्क मताधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संगम शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो देखिए, संगम शब्द जो है ये तमिल विद्वानों की एक साहित्यिक सभा को संदर्भित करता है, ये आपने ध्यान रखना है। तमिल साहित्य जोड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। देखिए, प्रारंभिक तमिल साहित्य के अनुसार, संगम ग्रंथों के अनुसार, गाँव में रहने वाले बड़े भूमालिकों को क्या कहा जाता है? वेलालर कहा जाता है। किसने प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलन का संग्रह किया है? आंसर हो जाएगा एट्टुतोकाई। ये आपने ध्यान रखना है, एट्टुतोकाई इसने प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलन का संग्रह किया है। प्राचीन तमिल साहित्य में कड़े येल्लू वललगल शब्द किसका घोतक था? आंसर है दान के लिए जाने जाने वाले नेता। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WTO। यह आपने ध्यान रखना है। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की बात करेंगे, की स्थापना किस अंतरिम समझौते के स्थान पर की गई थी? टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी कि गैट। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लग रहा है? आप सभी ने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है, और इससे पिछले वाले भी सेट आप ज़रूर देख लेना। पूरी तैयारी बहुत अच्छे से आपकी होने वाली है। नेक्स्ट है, 1907 में सूरत में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथियों और चरमपंथियों में विभाजित हो गई। अधिवेशन के विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रास बिहारी घोष। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे। 1887 में कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में किसने संबोधित किया? यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के नहीं बल्कि भारत के सभी विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से बनी है। बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एम रहीमतुल्लाह सयानी 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म किस आधुनिक राज्य में हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। गोस्वामी तुलसीदास की बात करेंगे। विक्रम संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास ने रामनवमी के दिन किस स्थान पर रामचरितमानस की रचना शुरू की थी? अयोध्या। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस कितने कांडों में विभक्त है? 7। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? बालकांड। ये सभी आपने ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अशोक का लौर्या अररराज स्तंभ लेख किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में स्थित है अशोक का लौर्या अररराज स्तंभ लेख। सम्राट अशोक जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य साम्राज्य का। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्णित शैल चित्र कहाँ पाया गया है? कनागनहल्ली में पाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवध का राजा औपचारिक रूप से किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था? देखिए, अवध का राज्य जो है, ठीक है, अवध का राज्य पूछा जा रहा है यहाँ पे, औपचारिक रूप से किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1856 में। डिटेल में बात करेंगे, अवध राज्य के बारे में जानेंगे। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि अवध पर कुशासन हो रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? आंसर डलहौजी। अवध राज्य, जिसे औध के नाम से भी जाना जाता है, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय कौन सी उपाधि शासकों द्वारा अपनाई गई थी? नवाब। नेक्स्ट है, किस वर्ष अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? 1856 में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्षेत्र 5 जोन 5 के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी? हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री तक की वृद्धि। कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट सैडल, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खान, यह आपने ध्यान रखना है। बिस्मिल्लाह खान से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? शहनाई। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस घराने से था? बनारस घराने से था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथकीकृत होता है। तो किससे होता है भारत श्रीलंका अलग? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। पाक स्ट्रेट बोल लो और मन्नार की खाड़ी, इन दोनों से अलग होते हैं भारत और श्रीलंका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पाक जल डमरू मध्य जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार को अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट। पाक जल डमरू मध्य किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्व तट पर पाक जल डमरू मध्य और डैश की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए, रोलेट सत्याग्रह जो है ये कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था रोलेट एक्ट। रोलेट सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। रोलेट सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी जी को कहाँ स्थित फिरंगी उलेमा समूह के अब्दुल बारी द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? लखनऊ में। 1919 में रोलेट सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? पंजाब, अमृतसर में। रोलेट सत्याग्रह के दौरान किस क्षेत्र में सबसे प्रबल हिंसा और मार्शल लॉ लागू किया गया? पंजाब में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो देखिए, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा ली गई है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यह आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको संविधान के स्रोत से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाना चाहूँगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? तो देखिए, नागरिकता से संबंधित भाग जो है ब्रिटेन देश से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विपद नामकरण किसने किया? देखिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है, किसने किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी कैरोलस लीनियस, इन्होंने द्विपद नामकरण किया। वैज्ञानिक नामकरण जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? कैरोलस लीनियस के द्वारा। एलेक जैफरी का नाम किससे जुड़ा है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जुड़ा हुआ है एलेक जैफरी का नाम। 1983 में कैरी मुलिस द्वारा आविष्कार की गई पॉलीमरेज चैन रिएक्शन यानी कि पीसीआर का प्राथमिक कार्य क्या है? डीएनए अनुक्रमों को बढ़ाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में तेल खनन के लिए जाना जाता है? तो देखिए, भारत में जो तेल खनन के लिए जाना जाता है वो है मुंबई हाई। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको बता दिया, भारत में तेल खनन के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई। कोडरमा झारखंड को किसके खनन के लिए जाना जाता है? अभ्रक, यह आपने ध्यान रखना है। पलाना किस खनन के लिए जाना जाता है? कोयला। भारत में मालंसखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध खदान है? तांबा। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
धातुओं के निम्नलिखित में से कौन सा समूह इतना नरम है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है और निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये आपको ध्यान रखना है। धातु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य धातु है? तन्य मतलब क्या होता है? डक्टाइल। क्या होता है? डक्टाइल। दो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, यानी कि धातुओं की। एक हम बोलते हैं डक्टिलिटी, एक हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी धातु को तार में बदल देना, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं तन्य धातु। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना। और 10 ग्राम सोने को ना आप लगभग 2 किलोमीटर तार में बदल सकते हो, ठीक है। कौन सा धातु सबसे भारी है? ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ये बताया ना मैंने आपको, तन्य का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता है? तो देखिए इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा त्यौहार जो माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजा परबा। और ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। माजुली नदी द्वीप से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे हम। भारत में माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चकमा शरणार्थी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत आए प्रवासी हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश से। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है, जो कि भारत आए हुए प्रवासी हैं। बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन देखेंगे। बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे लंबी सीमा करता है पश्चिम बंगाल के साथ। वर्तमान बांग्लादेश जब वह पाकिस्तान का हिस्सा था तो को क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में कब उभरा था? 1971 में उभरा था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए बागोर सभ्यता जो है ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बागोर सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिला। राजस्थान में मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल कौन सा है? बागोर। बागोर सभ्यता किस काल से संबंधित मानी जाती है? मध्य पाषाण काल से, यानी कि मीसोलिथिक पीरियड और त्रामपाषाण काल से मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आदिम प्रकार की खेती को बेवर या दहिया कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। भारत की कृषि जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। झारखंड में कृषि के आदिम रूप को क्या कहा जाता है? कुरुवा कहा जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में झूम खेती को दीपा के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के किस राज्य में झूम खेती को ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है? ओडिशा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी इनमें से कौन सी थी? तो देखिए पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक जो मगध की राजधानी थी वो थी राजगृह। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। मगध साम्राज्य जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के उदय के कारण झारखंड में लोहे की खदानें थी? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगृह में थी, जिसे डैश भी कहा जाता था, गिरिवर्ज भी कहा जाता था। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, चेनाब। चेनाब किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? सिंधु नदी की। उत्तर भारत की चेनाब नदी किस दो नदी के संगम से निकलती है? चंद्र और भागा। चेनाब का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है? असिकनी। ये भी आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एप्लाचियन पर्वत क्षेत्र किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो देखिए एप्लाचियन पर्वत जो है ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। प्रमुख पर्वत हम देख लेंगे।
मैटरहॉर्न पर्वत किस देश की प्राकृतिक सीमा बनाता है? स्विट्जरलैंड और इटली के बीच। कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन को अलग करता है? पाइरेनीज। विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ध्वनिक तरंग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि तरंगों के गुणों में से कौन सा बदलते तापमान से प्रभावित होता है? तरंग दैर्ध्य। ध्वनि तरंगों के आयाम को किस इकाई में मापा जाता है? दाब। ध्वनि तरंग किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? निर्वात। ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगुआरा किला जो पुर्तगाली निर्माण और इंजीनियरिंग का एक स्मारक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा राज्य में स्थित है अगुआरा किला। महत्वपूर्ण किले देख लेंगे। किस किले को अंग्रेजों द्वारा पूर्व का ट्राई कहा जाता है? गिंगी किला। फोर्ट सेंट लुइस एक डैश किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित था। तो देखिए फोर्ट सेंट लुइस जो है एक फ्रांसीसी किला था। किस किले का निर्माण 1459 में राव जोधा द्वारा किया गया था जब उन्होंने अपनी राजधानी को मंडोर से स्थानांतरित किया था? आंसर मेहरनगढ़ किला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा सीधे प्रबंधित सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्र। ये आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ पे पल्लव वंश की हुई है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। पल्लवों का पहला सामंत कौन था? आंसर हो जाएगा विजयालय। पल्लवों के शिलालेखों में किसे वाणिज्यकर्ताओं के संगठन के रूप में जाना जाता था? आंसर हो जाएगा नगरम। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो देखिए भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यह आपने ध्यान रखना है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये भारत का पहला और सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। अगर हम बात करें किन राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पश्चिमी घाट में ये फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, 3 राज्यों में। बायोस्फीयर रिजर्व के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप सख्त वर्जित है? आंसर हो जाएगा कोर जोन। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग अर्थात डुगोन और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? राइट आंसर मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सेखोवा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शब्द है जो तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली मानसून पूर्व की बारिश को संदर्भित करता है, खासकर दक्षिणी भारत में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंगो शावर, जिसे कि आम्र वर्षा भी कहते हैं। भारत की जलवायु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? कर्नाटक। भारत में किस क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान पीछे हटते मानसून से अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है? कोरोमंडल तट। भारत में किस मौसम को संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है? निवर्तित मानसून। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो देखिए प्रोटोजोआ के कारण जो रोग होता है वो होता है मलेरिया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मानव रोग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा रोगों का समूह जीवाणुओं के कारण होता है? टाइफाइड, हैजा और तपेदिक। कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? फ्लू, कोविड-19, खसरा और चिकन पॉक्स। रैबीज़ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में किस प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? बारदौली सत्याग्रह। वह कौन सी घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया? गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पारसनाथ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? देखिए पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है।
प्रमुख पहाड़ियाँ देख लेंगे। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में है? असम में। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? मध्य प्रदेश में। गढ़जात पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? देखिए, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च जो है ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। प्रमुख चर्च से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। किस उत्तर पूर्वी शहर में आपको द क्राइस्ट चर्च मिलेगा, जिसे उत्तर पूर्व भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है? गुवाहाटी में। सुमी बैपिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में। मध्य प्रदेश में औपनिवेशिक युग की एक सच्ची नीली इमारत क्राइस्ट चर्च कहाँ स्थित है? आंसर पंचमढ़ी में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ। निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की एक अंतरिम सरकार बनाई, जिसे जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी थी? 9। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी में भाग निकले थे? 1941 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष महिला पूछा जाएगा कौन है, तो वो सरोजिनी नायडू है। एनी बेसेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एनी बेसेंट ने 1898 में कहाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहाँ हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते थे? बनारस। एनी बेसेंट किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी? 1917 में। डॉक्टर एनी बेसेंट किन पत्र या पत्रिकाओं की संपादक थी? न्यू इंडिया, कॉमनवेल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1924 का बेलगाम अधिवेशन। कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन था ये। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उस समय महात्मा गांधी की उम्र क्या थी? 45 वर्ष। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन डैश शुरू करने का फैसला किया, जो अगस्त डैश में शुरू हुआ था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था, जो अगस्त 1942 में शुरू हुआ। गांधी जी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर कब हुई थी? फरवरी 1916 में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? राइट आंसर ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। प्रमुख समाज और उनके संस्थापक देख लेते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराव पांडुरंग। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? पंडिता राम बाई ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? देखिए, सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना करी थी ज्योतिबा फुले ने। ये आपको ध्यान रखना है, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। ज्योतिबा फुले से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है? जाति विरोधी आंदोलन से। ज्योतिबा फुले किस राज्य से थे? महाराष्ट्र से। ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के भारत के प्रमुख डैश में से एक थे, समाज सुधारकों में से एक थे ज्योतिबा फुले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल था वो था कैनिंग। ये आपने ध्यान रखना है। कैनिंग जो है ये सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था। कैनिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल कब थे? 1856 से 1862 तक। कैनिंग ने शांति की घोषणा की और अंततः 1857 के विद्रोह को कब दबा दिया? 5 जुलाई 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद कैनिंग ने दरबार की घोषणा कहाँ की थी? इलाहाबाद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हर्षचरित पुस्तक का लेखक कौन था? देखिए, हर्षचरित पुस्तक का लेखक था कौन? बाण भट्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इतिहास की प्रमुख पुस्तकें हम देख लेते हैं। किसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखने का श्रेय दिया जाता है, जो राज्य प्रशासन, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक मौलिक कार्य है? चाणक्य। किसने नाट्यशास्त्र नामक नाट्यशास्त्र का पहला भारतीय महाकाव्य लिखा था? भरत मुनि ने।
कश्मीर के इतिहास को दर्ज करने वाली ऐतिहासिक कृति राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? देखिए उस मंदिर का नाम पूछा जा रहा है जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये आपको ध्यान रखना है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख मंदिरों के प्रसिद्ध नाम देख लीजिए। एक टसो महादेव मंदिर को डैश के नाम से भी जाना जाता है, 64 योगिनी मंदिर। जिंद का भूतेश्वर मंदिर को डैश के नाम से भी जाना जाता है, रानी तालाब। किस प्रसिद्ध मंदिर को बिग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण राज चोल प्रथम ने करवाया था? तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंदेल। ये आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित डैश खजुराहो का सबसे भव्य मंदिर है जिसे चंदेल राजा धनगा ने बनवाया था? लक्ष्मण मंदिर। खजुराहो के कितने मंदिर आज भी अस्तित्व में हैं? 22। पढ़ते हैं नेक्स्ट। राजा भोज कौन से राजवंश से संबंधित थे? देखिए राजा भोज जो हैं ये संबंधित थे किससे? परमार राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। राजा भोज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। परमार राजा भोज के शासन काल के अनंत में किन दो राजवंशों के संघ ने राजधानी धारा नगरी पर मिलकर आक्रमण किया था? कलचुरी एवं चंदेल। जैन धर्म को स्वीकार करने वाला राज भोज के कवि कौन थे? धनपाल। राजा भोज की राजधानी क्या थी? धारा नगरी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब उल हिंद पुस्तक जो है ये लिखी गई थी अल बरूनी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई थी। इतिहास की प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी? मिनहाज ए सिराज ने। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोशाही किसने लिखी? ज़िया उद्दीन बर्नी ने। पृथ्वी रासो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद बरदई के द्वारा। ये सभी आपने ध्यान रखने जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सेन वंश का अंतिम राजा कौन था जिसके शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया और साम्राज्य का पतन हो गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो कि सेन वंश का अंतिम राजा था, इसे जुड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले पंचरत्न 5 प्रसिद्ध कवि कौन से थे? जयदेव, धोई, उमापतिधर, शरण और गोवर्धन। लक्ष्मण सेन के शासनकाल के दौरान रचित गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति जो संसद
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली हमारी पीडीएफ होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का पीडीएफ चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।